नॉर्मली जब एक फैमिली शॉपिंग करने के लिए जाती है तो फिर उसके अंदर 60% से ज्यादा फूड्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। ओबेसिटी एंड डायबिटीज के रेट ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा फैट पुट ऑन कर रहे हैं। कैंसर एंड अल्जाइमर जैसी घातक बीमारी होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाता है अगर आप ओबीस होते हो तो। आज हम लोग जानेंगे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आपको किस तरह से हार्म पहुंचा रहे हैं एंड किस तरह से हम लोग उससे बच सकते हैं। एंड सिर्फ हम लोग बचेंगे नहीं, हम लोग अपनी हेल्थ को ज्यादा इंप्रूव भी करेंगे ताकि हम लंबा एंड अच्छा जी सके। जनरली जब भी हम लोग अपने चिल्ड्रंस के लिए या तो फिर अपने लिए कोई भी स्नैक ढूंढने के लिए जाते हैं तो फिर इनमें से ही कोई फालतू की चीज होती है जो हम लोगों को दिखती है। एंड इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं है कि हम लोग इन सारी चीजों को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इन्हीं सारी फालतू की चीजों से पूरी दुकानें भरी हुई होती है। एंड ये ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट भी इन चीजों को कभी भी बैन नहीं करने वाले, क्योंकि मे बी शायद उनको ऐसा लगता है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और उनको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने डाइट में कभी कभी इस तरह की चीजें ऐड करेंगे तो फिर उससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा। एंड इसमें हमारी भी गलती है कि जब भी हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं या तो फिर आप अपने रैंडम फ्रेंड से अभी बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो तो फिर आप इस तरह की चीजें कंज्यूम करोगे। मैंने देखा है कि शेक्स बहुत कंज्यूम करते हैं। ऑल्दो मैं जब छोटा था या तो फिर मैं जब स्कूल में जाता था तब मैंने बहुत कम इस तरह के शेक्स पिए हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे आते थे। मुझे आइसक्रीम्स भी कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे दांत में झुंझुनाहट सी होने लगती है जब भी मैं ठंडा खाता हूं तो इस केस में मैं थोड़ा सा लकी हूं। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है कि एग्जैक्टली इन सारी चीजों से हमें कितना हार्म पहुंच सकता है। एंड हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सारी चीजें हम लोग बार बार कंज्यूम नहीं करते, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार ही कंज्यूम करते हैं, फिर बस हम लोग वहां पर रुक जाते हैं। हम लोग एडिक्टेड नहीं है इन सारी चीजों से। 1 मिनट, मे बी शायद आप हफ्ते में हर संडे को बाहर की कोई फालतू की चीजें कंज्यूम करते हो जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो अपने घर में कुक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फैक्ट्री में इतनी खतरनाक वे में प्रोसेस किए गए हैं कि आपको पता भी नहीं है कि उसके अंदर किस तरह के केमिकल्स हमें ऐड करने हैं ताकि इस तरह की चीजें हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप सिर्फ संडे को इस तरह की चीजें कंज्यूम करते हो, लेकिन बीच बीच में भी आपको जो लगता है कि ये चीजें नॉर्मल है, फॉर एग्जाम्पल लेज का एक पैकेट, कोई भी कुरकुरे या तो फिर कोई एक रैंडम बिस्किट, आपको ऐसा लगता है कि मैंने बस थोड़ा सा खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें करके आप लोग पूरे महीने में ऑलमोस्ट बार बार अपने शरीर को ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हो। एंड स्पेशली इसलिए क्योंकि इन सारी चीजों में हमें ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्म है, लेकिन नॉर्म कई सारी फालतू की चीजों का भी बन सकता है। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसके अंदर शुगर है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, शुगर तो फ्रुक्टोस में भी होती है। फ्रुक्टोस एक शुगर ही है एंड फ्रूट्स में जो भी हम लोग शुगर को कंज्यूम करते हैं वो भी एक तरह की शुगर ही है। तो फिर हम लोग वहां से शुगर ले या तो फिर यहां से ऐसी सारी फालतू की चीजों से अगर हम लोग शुगर ले तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, क्योंकि इन सारी चीजों में जो हमें शुगर मिलता है, जिस तरह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उन सारी चीजों को कंज्यूम करके हमारा ब्लड शुगर बहुत हाई होता है एंड बहुत ज्यादा आपका ब्लड शुगर पहुंचता है तो फिर उसके बाद वो क्रैश भी होता है, जिसकी वजह से आपको वापस से भूख लगने लगती है। और ये भी चीज क्लिनिकली प्रूवन है कि जब भी हमारा ब्लड शुगर इस तरह से स्पाइक होकर वापस से गिरता है तो फिर हमारे मूड में भी बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनिपुलेट करके आप अपने डिप्रेशन को बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हो। सो ये एक स्टडी हुई थी कि अराउंड 25 to 30 कपल्स को स्टडी किया गया था एंड देखा गया था कि जब भी कपल्स के अंदर इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्पाइक्स एंड क्रैशेस आते थे तो फिर वो लोग ज्यादा इरिटेटेड हो जाते थे अपने पार्टनर से। लेकिन जब भी उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल सस्टेन रहता था तो फिर उन लोगों की इरिटेशन जो होती थी वो मिनिमल लेवल पर रहती थी। एंड ये चीज ये शो करती है कि जब भी आप इस तरह की फूड्स कंज्यूम करते हो तो फिर आप ज्यादा इंपल्सिव रहते हो एंड जो फ्यूचर में सोचने की हमारी शक्तियां होती है वो आप मैक्स आउट नहीं कर पाते अगर आप इस तरह की चीजें बार बार कंज्यूम करते हो तो। एंड मेन प्रॉब्लम यहां पर भी आ जाती है कि इन सारी चीजों के अंदर भी शुगर होती है एंड फ्रूट्स के अंदर भी शुगर होती है, लेकिन फ्रूट्स के अंदर कैच ये होता है कि उस शुगर के साथ आपको एक्स्ट्रा विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो शुगर की जो इंटेंसिटी होती है, जितना शुगर हमारे लिए बुरा होता है
उसकी वो डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। लेकिन इस चीज के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज मिल रही है आपको। एंड इन जैसे आइसक्रीम कॉर्न्स को कंज्यूम करके आपको वापस से भूख भी लग जाएगी, जिसकी वजह से आप फैट पुट ऑन करने लगोगे। एंड ओबेसिटी के अंदर सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिर्फ मोटे होने लगते हो एंड आप थोड़ा अनहेल्दी होते हो। लाइक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत डेंजरस चीज है। क्योंकि ओबेसिटी से चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि आप लोग डायबिटीज बिल्डअप करोगे। अब अगर हमें डायबिटीज के बारे में समझना हो एंड डायबिटीज एक्चुअली किस तरह से हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती है, इस चीज को अगर हमें अच्छे से समझना हो तो फिर हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड किस तरह से ग्लूकोज लेवल्स हमारे सेल में जाता है एंड इंसुलिन का उसमें क्या रोल है, इन सारे बेसिक टर्म्स के बारे में हमें जानना होगा। एंड सिर्फ 2 मिनट में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डायबिटीज एग्जैक्टली किस तरह से आपको हो सकती है। सो पहले हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड इंसुलिन किस तरह से फंक्शन करते हैं। सो जब भी आप फूड कंज्यूम करते हो तो फिर उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके सेल के अंदर जाना जरूरी होता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि क्यों हम लोग शुगर को कंज्यूम करते हैं। वो सिर्फ एक फालतू की चीज नहीं है, वो एक्चुअल में आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड आपको एनर्जी देता है। सो जब भी आप फूड कंज्यूम करते हो तो फिर इसके बाद ये जो आपका सेल होता है इसके अंदर हमें ग्लूकोज को पहुंचाना होता है। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने फूड कंज्यूम किया है तो फिर उसमें ग्लूकोज किस तरह से आ गया। वेल, ये जो आपका फूड है, ये जो रोटी है, इस रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एंड ऐसा नहीं होता कि आपके बॉडी डायरेक्टली आपके कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके कार्बोहाइड्रेट्स को फैक्ट्री में डाल देगी एंड आपको एनर्जी मिलने लगेगी। ऐसा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सारे तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, ब्रेक डाउन करती है, ताकि हम लोग उन्हें ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। सो फॉर एग्जांपल, इस रोटी के अंदर आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं उसके अंदर भी कुछ ग्लूकोज होंगे, जिन ग्लूकोज को हम लोग अपने सेल के अंदर डालेंगे। एंड उस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। जब भी हम लोग खाते हैं तो फिर इंसुलिन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है, जिसके थ्रू ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जा सकता है। एंड फिर हमारा सेल एटीपी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज उसके अंदर अब ग्लूकोज पहुंच चुका है। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप बहुत देर तक कुछ खाना नहीं खाते तो फिर आपको वीकनेस से फील होने लगती है। इसके पीछे ये भी रीजन होता है कि आपके सेल के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी डिक्रीज हो चुकी है। एंड बिकॉज आपने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है तो फिर आपके जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो भी एम्प्टी होने लगते हैं। सो आपके पास जो ग्लूकोज की स्टोर्ड एनर्जी थी, जो हमारी बॉडी स्टोर करती है, वो सारी एनर्जी एम्प्टी हो चुकी है। इसलिए आपको वीकनेस एंड ब्रेन फॉग्स जैसी चीजें होने लगती हैं। सो आपने खाना खाया, फिर आपकी बॉडी ने उन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, फिर वो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर चला गया विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन एक की का काम करता है। इंसुलिन ने आपके सेल के दरवाजे खोले एंड फिर ग्लूकोज अंदर चला गया एंड फिर आपके सेल ने उसके रिस्पॉन्स में एटीपी प्रोड्यूस किया। एटीपी मतलब एनर्जी हम लोग कह सकते हैं। एंड जब आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में एटीपी होते हैं तो फिर आपको एनर्जेटिक फील होता है। लाइक आप देख सकते हो कि इन दादाजी ने अभी कुछ मील कंज्यूम की है, जिसकी वजह से इनके ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छे खासे अमाउंट में है, नॉर्मल रेंज में है, प्रॉपरली ग्लूकोज उनके सेल में जा रहा है, जिसकी वजह से ये एनर्जेटिक वे में स्केटबोर्ड के ऊपर मजे कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ग्लूकोज हमारे सेल में किस तरह से जाता है एंड उसके अंदर इंसुलिन का क्या रोल है। लेकिन अब डायबिटीज का मतलब क्या है? डायबिटीज 2 तरह की होती है। पहली डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करने में आपको दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो जो ग्लूकोज आपने कंज्यूम किया है इन सारे फालतू के मील्स को कंज्यूम करके, वो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर प्रॉपर्ली जा नहीं पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को और भी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो वापस से नॉर्मल रेंज में आ सके। अब आपको टाइप 2 डायबिटीज हो किस तरह से सकती है? अगर आप इस तरह के कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स बार बार कंज्यूम करते हो एंड बार बार ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हो स्पेशली जो आपके ग्लूकोज लेवल को स्काई रॉकेट करते हैं फिर वापस से उसको क्रैश करते हैं, जो ये सारे फूड्स बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं,
इन्हीं सारे फूड्स की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। एंड फिर दूसरी तरह की डायबिटीज है जो है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन के इंजेक्शन या तो फिर उसके पिल्स लेनी पड़ती है ताकि आपकी बॉडी इंसुलिन ले सके एंड फिर वो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आपने कंज्यूम किए हैं उसके अंदर से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करके वो ग्लूकोज एक्चुअल में सेल के अंदर जा सके। बिकॉज आपकी बॉडी ये चीज अपने खुद के दम पर कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास इंसुलिन ही नहीं है, वो आपके पास चाबी ही नहीं है सेल को खोलने की, इसलिए आपको इंजेक्शन से ठोकने पड़ेंगे। नाउ टाइप 2 डायबिटीज के एग्जैक्टली साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी दो चीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी कुछ ज्यादा ही हार्म अक्यूमुलेट कर रही है, ऑलमोस्ट इतना कि आप अपनी लाइफ में से 5-10 साल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एंड आप एक पेनफुल मौत मरने वाले हो। इसमें से पहली चीज है विसरल फैट। विसरल फैट का मतलब है ऐसा फैट है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट हैज इट्स लिमिट। ये चीज बहुत अच्छे से मैंने रीड की थी आउटलुक बुक के अंदर, उसमें डॉक्टर पीटर अटिया ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। अगर आप बाथ टब के अंदर नल ओपन करके उसे रख देते हो तो फिर एक मूवमेंट आएगा जब वो बाथ टब पूरा भर जाएगा एंड फिर उसके अंदर जो पानी होगा वो ओवरफ्लो होने लगेगा। अगर आप नल बंद नहीं करोगे तो फिर आपका पूरा बाथरूम भर जाएगा पानी के साथ। सो इंपॉर्टेंट है कि आप उस नल को बंद कर दो। नाउ हम लोग समझ लेते हैं कि वो जो नल है वो आपकी कैलोरीज है, ऐसी कैलोरीज जो आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप सिर्फ कभी कभी ही कंज्यूम करते हो। सो आप अभी भी कुछ खास रिस्क में नहीं हो, ऐसा एटलीस्ट आपको लगता है, लेकिन वो सच नहीं है। सो वो जो नल है उसको हम लोग कैलोरीज मान लेते हैं। अगर आप कैलोरीज को बहुत टाइम तक एक्सेस में लेने लगते हो तो फिर आपका जो बाथ टब होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट है, वो ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आपके फैट को पता नहीं चलता कि मेरे स्टमक के ऊपर कुछ ज्यादा ही स्पेस ऑलरेडी भर चुकी है फैट से, मेरे थाइज के ऊपर भी बहुत स्पेस भर चुकी है, आर्म्स में भी स्पेस नहीं है, कहाँ जाना चाहिए मुझे। फिर आपका फैट सोचेगा कि मे बी शायद अगर मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर स्टोर होने लगूंगा तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह तो है नहीं। क्योंकि नॉर्मली जब भी मैं ज्यादा अमाउंट में होता हूं तो फिर मेरे पास जगह होती है पेट के ऊपर या तो फिर हाथों के ऊपर रहने के लिए, लेकिन ये किस तरह का जानवर है पता नहीं चल रहा है मुझे कि इतना कौन खाता है कि मेरे लिए अब जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मतलब लिवर या तो फिर पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, उन सारी चीजों के ऊपर जाकर मैं बैठ जाऊंगा। आपका फैट आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज आपके सबक्यूटेनियस फैट के ऊपर अब जगह ही नहीं है एंड फिर आपको नैश जैसी बीमारियां हो सकती है। नैश का मतलब है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है। ये मेरा लिवर है, परफेक्टली हेल्दी दिखता है, आप देख सकते हो कि लिटरली इसको खाने का मन कर रहा है क्योंकि पर्पल शेड है, परफेक्टली रेड है, शाइनिंग मार रहा है। ये है आप लोगों का लिवर जो सिर्फ कभी कभी ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है, महीने में मे बी सिर्फ 7-8 बार, मे बी शायद 10 बार। वेल क्वांटिटी थोड़ी कम होती है एटलीस्ट। या आप लोगों का लिवर है, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से इसके ऊपर व्हाइट एंड येलो स्टोन आ चुका है, जो फैट है जो आप एक्स्ट्रा अक्यूमुलेट कर रहे हो क्योंकि आपके पेट के ऊपर अब जगह नहीं बची है। हमें ऐसा लग सकता है कि वेल मेरा पेट अभी इतना बड़ा है, अभी और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर मेरा फैट को जमा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका फैट इस तरह से नहीं सोचता। हर एक इंसान की अलग अलग लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 किलो का अगर वेट गेन कर लूं तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें से 3-4 किलो डायरेक्टली मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बिगड़ेगी। उसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाला है। लेकिन आपके केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप 10 kg वेट गेन करोगे तो फिर वो पूरा 10 kg सिर्फ आपके स्टमक के ऊपर एंड एज अ सबक्यूटेनियस फैट स्टोर होगा। इस तरह से जिस तरह से हमारे बीच में ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, सेम वे में अलग अलग इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है सबक्यूटेनियस फैट अक्यूमुलेट करने की। लेकिन कैच ये है कि आपको पता नहीं है कि आप कितना सबक्यूटेनियस फैट अक्यूमुलेट कर सकते हो, इसलिए आपको ये ट्राई करनी होगी कि
आप जितनी हो सके उतनी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड वे में कंज्यूम करो। विसरल फैट से हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने की संभावना इंक्रीज हो जाती है। मुझे हार्ट अटैक किस तरह से आ सकता है अगर मैं ओबीस हूं तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं आपको इस चीज के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि इससे मे भी शायद आप ज्यादा फूड कंज्यूम करना बंद कर दोगे एंड असल में पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बाहर खाने के लिए जाओगे, मे बी शायद पूरे महीने में एक बार, और पूरी तरह से रिस्ट्रेन कर दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए या थोड़ी थोड़ी वे में कंज्यूम करना चाहिए। कभी कभी आपको हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसी जानलेवा डिसीज हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल आपका ब्लड बहुत शांति से यहां तक जा रहा है, प्रॉपरली सारा ब्लड आपके हार्ट में एंड आपके ब्रेन में सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही विसरल फैट आप अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हो, इसलिए क्योंकि आप मोटे हो, उस मोमेंट पर आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से प्लेक्स जमा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विसरल फैट सिर्फ वहां पर बैठता नहीं है, शांति से उसका काम नहीं करता, वो उसमें सिर्फ फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो, जमा हो सकता है आपके आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से इस तरह के प्लेक्स फॉर्म होंगे आपके आर्टरीज में। पहले ब्लड शांति से जा रहा था, लेकिन अब मोटे हो, इसलिए ये ब्लड शांति से नहीं जा पाएगा, उसको हिंड्रेंस फेस करनी होगी। एंड अगर आप मोटे होते जाओगे और अगर आप मोटे हो एंड उसके लिए आप कुछ करोगे नहीं, तो फिर उस प्लेग की क्वांटिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। एंड आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो 5 साल बाद में भी, 10 साल बाद में भी, 20 साल बाद में भी, शायद जब आप 50-60 साल के हो जाओगे, तब आपका ब्लड सक्सेसफुली आपके हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। सक्सेसफुली आपको स्ट्रोक आने की संभावना बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि आप कभी कभी फास्ट फूड्स कंज्यूम करते थे। मुझे पता भी नहीं है कि सिर्फ मैं हफ्ते में एक बार खाता था तो फिर उसमें मुझे किस तरह से स्ट्रोक हो गया। अब मैं प्रॉपर्ली सोच नहीं पाता है, मेरी बुद्धि भी जितनी पहले काम करती थी वो अब उतनी भी काम नहीं करती। वेल मे बी शायद अगर आप 50 साल के होंगे तब जब आपको डिसीज हो जाएगा, उससे पहले अगर आपके पास अभी ऑलरेडी नॉलेज है कि अभी आपकी जो परिस्थिति है वो ओके नहीं है, इसलिए अगर आप अभी से इस सारी फालतू की चीजों को कंज्यूम करना बंद कर दोगे तो फिर आपको इस तरह की जानलेवा बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज है जो आपको जान से मारने वाली है आज नहीं तो कल, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब डायबिटीज ही है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि आपका सेल के अंदर इंसुलिन प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा। एंड उसी चीज को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, या तो फिर टाइप 2 डायबिटीज या तो फिर टाइप 1 डायबिटीज। अगर आपके मदर फादर को डायबिटीज है एंड वो बस ऐसे ही नॉर्मल जीवन जी रहे हैं एंड अपनी डायबिटीज को सॉल्व करने की ट्राई नहीं कर रहे हैं एंड उसके लिए ऑल आउट नहीं जा रहे, तो फिर आपको उनको भी वेकअप कॉल देना होगा, क्योंकि ये चीज जितनी नॉर्मल दिखती है हमारी आंखों से, ये इतनी नॉर्मल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन सिर्फ 2% ऑफ द बॉडी वेट अक्यूमुलेट करता है, लाइक उसका वजन सिर्फ बहुत कम होता है, सिर्फ 2% होता है आपकी टोटल बॉडी वेट के अंदर, एंड वो 20% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब अगर आपने 1000 कैलोरीज कंज्यूम की है तो फिर उसमें से 200 कैलोरीज आपका ब्रेन लेगा, जो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है। आपको पता ही होगा कि इतनी ज्यादा कैलोरीज एंड एनर्जी वो क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि इवन जब आप सोने के लिए जाते हो तब भी आपका ब्रेन रैम स्लीप के अंदर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा होता है एंड वो लिटरली एक्टिव होता है। एंड पूरे दिन में आपका ब्रेन वन ऑफ द सबसे एक्टिव ऑर्गन होता है, इसलिए भी इट नीड्स ग्लूकोज टू फंक्शन। इसको ग्लूकोज चाहिए प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। इंटरेस्टिंग। हम लोग डायबिटीज के एरिना में धीरे धीरे जा रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट इज इक्वल टू डिमेंशिया। ये एक नया टर्म है, मैं वंडर कर रहा हूं कि इसका क्या मतलब होगा। मे बी शायद मैं थोड़ी चीजें भूल जाऊंगा, मे बी शायद मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहेगी जब मैं 50 या तो फिर 60 इयर्स का हो जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है, मुझे वैसे भी अभी भी कुछ चीजें याद नहीं रहती। लाइक जब मैं रूम में जाता हूं तब मैं वैसे भी भूल जाता हूं कि मैं उस रूम में क्यों गया था। यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि आपके ब्रेन को भर कर ग्लूकोज चाहिए होता है, एंड बिकॉज आपको डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो प्रॉपर्ली सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचा रहा। वो
आपके ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्लूकोज पहुंचा नहीं रही है आपके ब्रेन के अंदर, क्योंकि आप डायबिटिक हो, आपको टाइप 2 या तो फिर टाइप 1 डायबिटीज है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से प्रॉपर वे में आपके ब्रेन को फंक्शन करना होता है वैसे वो फंक्शन नहीं कर पाता, बिकॉज उसके अंदर प्रॉपर वे में ग्लूकोज नहीं जा रहा। इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मे भी शायद अगर मैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने लगूंगा तो फिर प्रॉपरली मेरे ब्रेन के अंदर ग्लूकोज चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज है। अब नो, ये चीज इस तरह से फंक्शन नहीं करती है। आप ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करके आपकी ये जो फालतू की स्थिति है इसको और भी ज्यादा बिगाड़ दोगे। इसलिए आपको अब ज्यादा कम ग्लूकोज कंज्यूम करने होंगे, आपको 100% सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद करने होंगे अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन करे। ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन करे, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मैं आपको पूछूं कि लाइफ का मीनिंग क्या है, आपको अपना भविष्य में क्या करना है, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको किस तरह का इंसान बनना है, अभी आपके गोल्स क्या है, इस महीने में आपको कौन से गोल्स अचीव करने हैं, क्या क्या चीजें आपको अभी इंटरेस्टिंग लग रही है, आप अभी कौन सी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, स्कूल के अंदर आपने आज क्या पढ़ा, इन सारे क्वेश्चंस का आप प्रॉपर वे में आंसर ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो आपका फ्यूचर प्रॉपर्ली डिसाइड करता है एंड अलग अलग तरह के अवतार्स वो बनाता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो फिर मुझे एक प्रॉपर आउटकम मिलेगा एंड मेरा फ्यूचर ज्यादा बेहतर बनेगा। ऐसी सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है आपको? मैं चाहता हूं कि आप डरो, क्योंकि ये चीज जितनी इंटेंस साउंड कर रही है ये चीज उतनी ही इंटेंस है एंड हम लोगों ने इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। आइसक्रीम, फास्ट फूड्स, सारे पैकेट फूड्स, कॉर्नफ्लेक्स जैसी फालतू की चीजों को हम लोग अपने 10-15 साल के बच्चे को दे रहे हैं। हेल्दी है, उसमें प्रोटीन है, बाकी सारी चीजें भी देख लो कि उसके अंदर क्या क्या फालतू की चीजें डली हुई है, भर भर कर उसके अंदर शुगर है। इतनी शुगर का क्या करोगे? न्यूट्रिशन क्या है उसमें? उसके अंदर विटामिन सी है। वेल, हम लोग इन सारे लोगों के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ये क्रिस हेम्सवर्थ है, सरप्राइज। इनके अंदर एपोई के 2 वेरिएंट्स है, एपोई E4, E4। ये 2 वेरिएंट है जिसकी वजह से इनके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इनकी कि ये अल्जाइमर्स डेवलप करेंगे इनके फ्यूचर में। अल्जाइमर्स का ये मतलब है कि आपको अपने फैमिली मेंबर का नाम याद नहीं रहेगा जब आपकी एज 65, 75 और 85 हो जाएगी। तब आपको अपना एड्रेस याद नहीं रहेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे। और मैं भी शायद इस साल से ही आपको शायद भूलने लगोगे कि आपने अभी क्या बोला। मैं भी शायद आप वापस अपने सेंटेंसेस को रिपीट करने लगोगे एंड आपको पता है कि ये चीज कितनी इंटेंस है। आप समझ लो कि आपको अपने फैमिली मेंबर का नाम नहीं याद, आपको इतनी सारी मेमोरीज के बारे में अब कोई भी आइडिया नहीं है जो भी आपने अपने सन्स एंड डॉटर्स के साथ की थी, जो भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया था, कुछ भी चीज आपको याद नहीं रहेगी। आपको अपना पहला प्यार भी याद नहीं रहेगा अगर आपको अल्जाइमर्स हो गया तो। कोई भी प्रकार की डिमेंशिया डिसीज अगर आपको हो गई तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड डिमेंशिया का ये मतलब है, सो डिमेंशिया एक हेडिंग है बाकी सारे डिसीजेस के लिए। सो फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली को पार्किंसंस डिसीज हो गया था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उनकी जो एक्शंस थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो प्रॉपरली किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, उनके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ थे ही नहीं एंड वो बॉक्सिंग भी नहीं कर पाते थे, वो अपने पैर पर ढंग से चल भी नहीं पाते थे क्योंकि उनको पार्किंसंस डिसीज था। पार्किंसंस डिसीज, ल्यू बॉडी डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स एंड इसी तरह के और भी कई सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस हैं जो सारे डिमेंशिया के अंडर आता है। सो डिमेंशिया बस एक हेडिंग है। सो फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे बोलते हो कि प्रेम तुझे डिमेंशिया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे अल्जाइमर्स है, तो फिर पार्किंसंस डिसीज और मुझे ल्यू बॉडी डिमेंशिया है। एंड अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो फिर मेरा दिमाग प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा प्रोबेबली कल से या तो फिर नियर फ्यूचर में, एंड इसी चीज को डिमेंशिया बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आप मोहम्मद अली के स्टेज में हो एंड मैं डायरेक्टली इन दोनों बंदों का एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि इन दोनों के जेनेटिक्स लिटरल में बेकार थे एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके जीन्स इतना बेकार नहीं है कि आपको भी मे बी शायद अल्जाइमर्स हो ही जाएगा। आपके जेनेटिक्स
प्रोबेबली नॉर्मल रेंज में आता है, लेकिन फिर भी हमें कभी भी इस चीज को ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए कि जस्ट बिकॉज मेरे जेनेटिक्स एवरेज है इसलिए मुझे अगर डिसीज नहीं होगा तो फिर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो तो फिर अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो फिर ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आप मसल्स बनाते हो, आपका स्टेमिना आपको इंक्रीज करना हो, तो फिर उन सारी चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सुबह सुबह उठकर हम लोग कुछ प्रोटीन वाला खाए ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाए एंड हमारा मसल्स वापस से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग पिछले 6 घंटे से कुछ भी चीज़ हम लोगों ने कंज्यूम नहीं की है। लेकिन सुबह सुबह मुझे कुछ खास खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं बस एक स्कूप वे प्रोटीन की पानी में मिलाकर पी जाता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर आप प्रेम MB कोड यूज करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको अल्जाइमर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार ना बनना हो तो फिर आपको हेल्दी फूड्स कंज्यूम करना स्टार्ट करना होगा। एंड हम लोग आज पर्टिकुलरली डाइट के बारे में ज्यादा चीजें बात नहीं करने वाले, हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि डाइट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि आपको किस तरह की हेल्दी चीजें कंज्यूम करनी है, लेकिन एक्सरसाइज उसके अंदर कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे ताकि आप एक्चुअल में अपनी लॉन्जेविटी को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सको एंड अपने हेल्थ स्पान एंड लाइफ स्पान को इंक्रीज कर सको। लाइफ स्पान का ये मतलब है कि मैंने डॉक्टर पीटर अटिया की बुक में ही रीड किया था एंड ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए मुझे आपके साथ इस चीज को शेयर करना है। लाइफ स्पान का ये मतलब है कि आप कितने साल तक जिंदा रहोगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दादी 80 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं तो फिर उनकी लाइफ स्पान अच्छी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जब वो 70 और 65 की एज की थी तब उनको स्ट्रोक आ गया था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो चुकी थी एंड वो प्रॉपर्ली अपने राइट हैंड को मूव नहीं कर पा रही थी। फिर जब उनकी एज 70 हो गई तो फिर वो चीजें भूलने लगी, क्योंकि वो प्रॉपर्ली अपने ब्रेन के हेल्थ की देखभाल नहीं कर रहे थे। क्या होगा कि अगर उनकी लाइफ में जो भी चीजें उनको मीनिंग दे रही थी वही चीज अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी 10 साल से, तो फिर क्या 70 से 80 ईयर्स तक उन्होंने एक्चुअल में लाइफ जी थी? मुझे बोलना नहीं चाहे, लेकिन जिन भी लोगों को इस तरह की डिसीजेस होने लगती है, अल्जाइमर, स्ट्रोक, जो प्रॉपर्ली अपनी बॉडी को फंक्शन नहीं कर पाते, जो प्रॉपर्ली सोच नहीं सकते, वो लोग लिटरली लिविंग डेड बॉडी बनने लगते हैं। उनकी लाइफ तो भयंकर वे में बिगड़ ही जाती है, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो लोग भी सफर करते हैं, क्योंकि जो इंसान उसके साथ पहले था वो अब नहीं है, जिंदा है, लेकिन क्या करें हम, इनके साथ हम कुछ शेयर नहीं कर सकते, ये कुछ बोल नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूं। ना तो यहां से मैं कुछ बोल सकता हूं, ना तो मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि अल्जाइमर्स एंड कोई भी डिमेंशिया की एक गोली नहीं है जो अगर आप लोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको अभी स्ट्रोक आया है एंड आपकी एज अराउंड 75 और 65 है तो फिर प्रोबेबली आपके ब्रेन की हेल्थ बहुत बिगड़ चुकी है। अब आपको इस चीज को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत एक्सरसाइज करनी होगी, लेकिन फिर भी आपको गारंटी नहीं मिलेगी, फिर भी आपकी प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में वर्क नहीं करेगी कि आप एक्चुअल में एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। आपकी एंड आपके फैमिली की लाइफ अगर आपको बिगड़नी ना हो जब आपकी एज 50 या तो फिर 60 होने लगे, तो फिर अभी सबसे बेस्ट टाइम है। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज अभी कितनी है, मे भी शायद आपकी 24 है, लेकिन मैं तो 15 ईयर्स का हूं, मैं तो 18 ईयर्स का हूं, मुझे इस सारी चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुपर ह्यूमन हूं। अगर मैं सिगरेट से भी पीऊंगा तो फिर उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पागल। सबसे पहले आपको जोन 2 कार्डियो करना स्टार्ट करना है। जोन 2 कार्डियो का यह मतलब है कि आपको इस तरह की पेस मेंटेन करनी है जिसके अंदर आप कोई और इंसान के साथ कन्वर्सेशन फॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको करनी ना हो बिकॉज आप हाफ रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, इस तरह से आप ट्रेडमिल पर या तो फिर अपने पार्क के अंदर वॉक कर सकते हो एंड आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको 30 मिनट तक वॉक करना होगा। अगर आपको वॉक ना करना हो एंड स्विमिंग और साइकिलिंग करनी हो तो भी इससे
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि आपको 30 मिनट तक करना है एंड पूरे हफ्ते में 6 दिन तक इस तरह की जोन 2 ट्रेनिंग करनी है। इससे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैलोरीज बर्न करोगे। कई सारे लोगों को ये मिथ होती है कि हम लोग कार्डियो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, लेकिन मैं तो बॉडी बिल्डर हूं, मैं तो ऑलरेडी श्रेडेड हूं, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 10 है, सो मुझे कार्डियो करने की कोई जरूरत नहीं है। मूर्ख सारे जिम गोअर्स मूर्ख है। उन लोगों को पता नहीं क्यों, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी चीज वो लोग सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली सच बन जाती है। हमारे मन में बस एक दिन एक ख्याल आता है कि कार्डियो से कैलोरीज बर्न होती है, मुझे कैलोरीज बर्न नहीं करनी, सो मुझे कार्डियो की जरूरत नहीं है। मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि कार्डियो ज्यादा वास्ट चीज है, उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल नहीं रहे क्योंकि आप 10% बॉडी फैट पर हो एंड अपने आप को भगवान समझ रहे हो। अगर आप जोन 2 जैसी कार्डियो करोगे एंड एक और कार्डियो जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने वाला है, अगर आप इस तरह के कार्डियो परफॉर्म करोगे तो फिर इससे आप हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसी चीजों के रिस्क डिक्रीज कर पाओगे, प्रोबेबिलिटीज आप डिक्रीज कर दोगे, जिसकी वजह से जब आपकी एज 60 और 70 भी हो जाएगी तब भी मे भी शायद आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक नहीं आएगा एंड आप प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाओगे। अगर आपको डायबिटीज है तो फिर आप डायबिटीज को भी क्योर कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो फिर जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि आपने कोई प्री वर्कआउट मील कंज्यूम किया होगा वर्कआउट करने से पहले, तो फिर वो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होंगे वो प्रॉपर्ली आपके सेल के अंदर चले जाएंगे और एटलीस्ट वो ट्राई करेंगे कि हम लोग प्रॉपर्ली ग्लूकोज का एब्जॉर्ब कर ले। ऐसी सारी चीजें होने लगेगी जिसकी वजह से डायबिटीज क्योर हो सकती है। लाइक अगर आप टाइप 2 डायबिटीज होल्ड करते हो तो फिर आपके डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको वॉकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड डायबिटीज को क्योर करने का एक्सरसाइज वन ऑफ द सबसे बेस्ट वे है। एंड ओबेसिटी से, मोटापा से, अपने जो भी इन्फ्लेमेशन अपनी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट किया है उन सारे प्लेग्स को भी, याद है प्लेग्स के बारे में जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, उन प्लेग्स की क्वांटिटी भी आप डिक्रीज कर पाओगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होने लगेगा एंड कई सारी चीजों को आप मिनिमाइज कर पाओगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी है, आपको जोन 2 कार्डियो भी करना होगा। एंड दूसरी चीज है VO2 मैक्स ट्रेनिंग। इसके अंदर आपको 4 से 8 मिनट तक ऑल आउट जाना है कोई भी एक एक्सरसाइज के अंदर। मैं अभी रोइंग कर रहा हूं, आप लोग साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, हील क्लाइंबिंग कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, लेकिन आपको ऑल आउट जाना है। आपकी सांसें फूलनी चाहिए, पसीना बहना चाहिए आपके सिर पर से, आपके फेफड़ों में जितनी जान हो उतनी जान आपको लगा देनी है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम आपको 4 मिनट तक वो एक्सरसाइज करनी है, तो फिर आपको स्टार्टिंग से उस तरह की एक पेस भी मेंटेन करनी होगी ताकि आप एक्चुअल में इस 4 मिनट के टाइम फ्रेम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सको। एंड अगर आपको 4 मिनट से ज्यादा जाना हो तो वो भी आप जा सकते हो, लेकिन 8 मिनट से ज्यादा मत करना, क्योंकि अगर आप 8 मिनट से ज्यादा कर पा रहे हो तो फिर उसका मतलब ये है कि आपकी इंटेंसिटी कुछ खास आसमान नहीं छू रही। एंड जब भी आप VO2 मैक्स ट्रेनिंग और जोन 2 जैसा कार्डियो परफॉर्म करते हो तो फिर उसके अंदर आपकी बॉडी ट्रेन होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी इनहेल करते हो तो फिर आपका ऑक्सीजन जो होता है वो भी मदद करता है ATP को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली मोटे लोग, जो लोग ATP को प्रोड्यूस करने के लिए उस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी सांसें फूलने लगती हैं एंड उन लोगों को बहुत जल्दी उस एक्टिविटी को बंद करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके साथ अगर मैं कंपीट करूं, आप मोटे हो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास मसल्स है, हम दोनों की इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है। मान लीजिए कि आपने 1 मिनट तक किया एंड मैंने भी 1 मिनट तक किया, 3 मिनट तक और करना है, लेकिन अब आप में इतनी ताकत नहीं होगी कि और 3 मिनट तक आप अपने आप को खींच सको, क्योंकि आपकी बॉडी को ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि किस तरह से ऑक्सीजन को प्रॉपर वे में हम लोग ATP के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके सेल्स को ये पता ही नहीं है। हमें अपने सेल्स को ट्रेन करना पड़ता है एंड वो ट्रेनिंग हम लोग सिर्फ इस तरह के कार्डियो को परफॉर्म करके ही कर सकते हैं। एंड एक और चीज है जो है, आप ज्यादा ग्लूकोज बर्न करोगे जब आप कार्डियो कर रहे हो, तो क्योंकि आप मोटे हो एंड आपकी बॉडी को आदत नहीं है इस तरह की चीजें करने की। लेकिन मेरी बॉडी ज्यादा फैट बर्न करेगी। इवन तो मैं ज्यादा लीन एंड एस्थेटिक हूं, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी ज्यादा फैट बर्न करेगी एंड आपकी बॉडी ज्यादा ग्लूकोज बर्न करेगी, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस चीज को कभी ना कभी नोटिस किया ही होता है कि किस तरह से इवन जो
मोटे लोग होते हैं वो लोग अपना वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बॉडी को यही आदत है कि वो लोग जब भी कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो सिर्फ ज्यादातर ग्लूकोज को ही बर्न करता है। लेकिन जो लीन एथलीट्स होते हैं वो लोग एक्चुअल में अपने फैट को बर्न कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ये आदत होती है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि वो भी जब इस तरह के कार्डियो को परफॉर्म करेगी तो फिर वो भी असल में फैट बर्न करने लगेगी। इसके लिए आपको बस कंसिस्टेंटली जोन 2 एंड VO2 मैक्स ट्रेनिंग करनी होगी। तीसरी चीज है प्रिवेंटिंग सार्कोपीनिया, जिसके अंदर हम लोगों को अपने मसल्स को प्रिजर्व करना होगा। सार्कोपीनिया का यही मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होने लगती है वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे करके अपनी बोन की डेंसिटी को एंड हमारे मसल्स को लूज करने लगते हैं। एंड इस चीज को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होने लगती है वैसे आपका जो स्टैचर होता है, आपकी जो बॉडी पोजीशन होती है वो आप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप टेढ़े होने लगते हो या तो फिर आप प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर इतने मसल्स ही नहीं है कि आपकी बॉडी को वो स्ट्रेट एंड दमदार रख सके। एंड हम लोग 100% अपने मसल्स को प्रिजर्व नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप लोग कुछ मसल्स को जरूर लूज करोगे, लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस पर अगर जब आप 50 साल के होंगे तब आप में असल में ज्यादा मसल्स होंगे तो फिर आपके पास रिजर्व्स होंगे। जो रिजर्व्स आप एक्चुअल में जब आप 60, 70 और 80 के होंगे तब भी आपके पास होंगे, जिसकी वजह से आप एटलीस्ट अपने आप का ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पाओगे। सो अगर आप फ्लाइट में कुछ स्टेयर्स चल रहे हो तो फिर आप आसानी से उन स्टेयर्स को पार कर पाओगे, क्योंकि जो भी नॉर्मल 70 और 80 इयर्स के बूढ़े लोग होते हैं वो लोग इस तरह से स्टेयर्स प्रॉपर्ली नहीं चल पाते। एंड अगर आपको चलने हो एंड अगर आपको अपने ग्रैंडसन्स के साथ ज्यादा अच्छे से खेलना हो तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट ट्रेनिंग को भी इन्वॉल्व करो। आपको पहले वेट ट्रेनिंग करनी होगी, फिर आपको जोन 2 ट्रेनिंग करनी है कभी कभी, एंड उसके अंदर सिर्फ एक बार आपको VO2 मैक्स की ट्रेनिंग ऐड करनी है। पूरे हफ्ते में VO2 मैक्स सिर्फ हमें एक ही बार परफॉर्म करना होता है। एंड ये ग्रिप स्ट्रेंथ की मेजरिंग मशीन है। ग्रिप स्ट्रेंथ वन ऑफ द सबसे बेस्ट इंडिकेटर है कि आप एक्चुअल में अभी कितने ताकतवर हो। एंड ग्रिप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आप इस तरह से अपने हाथ में डंबल पकड़कर वॉकिंग कर सकते हो, जिससे ट्रस्ट मी ये चीज बहुत मुश्किल है। एंड अगर आप चाहो तो फिर आप इसी तरह से कोई 7.5 kg और 10 kg के डंबल्स लेकर ट्रेडमिल पर भी वॉक कर सकते हो, उससे भी आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। एंड मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपको अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ पर एक्चुअल में ध्यान देना होगा। जब आपकी उम्र हो जाती है तो फिर फॉलिंग के चांसेस कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज आपके पास मसल्स नहीं होते जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली अपने स्टैचर को होल्ड कर सको। एंड आपके बोन के अंदर इतनी डेंसिटी भी नहीं होती कि आप प्रॉपर्ली नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सको, जिसकी वजह से आपके फॉलिंग के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। उसको अगर आपको रिड्यूस करना हो तो फिर आपको मसल्स इंक्रीज करने होंगे एंड ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होगी। ग्रिप स्ट्रेंथ का फंडा ये है कि अगर आप में ग्रिप स्ट्रेंथ होती है तो फिर मान लीजिए कि आप गिर रहे हो, तो फिर अगर आप में ग्रिप स्ट्रेंथ होगी तो फिर आप कुछ पकड़ लोगे, जिसकी वजह से जो फॉलिंग का डैमेज होगा वो आप मिनिमाइज कर पाओगे। अब आपको पता चल गया है कि हमें अपनी हेल्थ की देखभाल करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड एक छोटी सी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, जिसके बाद हम लोग इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एंड कर देंगे। हमें एक्जेक्टली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी किस हद तक डिक्रीज करनी चाहिए या तो फिर हमें टोटली एलिमिनेट करनी चाहिए। डिक्रीज करने के अंदर मेन फॉल्ट ये है कि कितना डिक्रीज करोगे आप पूरे महीने में, कब कब आप खाओगे और कब कब नहीं खाओगे। जब आपको बहुत मन करेगा तब आप क्या खाओगे या नहीं खाओगे, मे बी शायद आप तब नहीं खाओगे, आप सिर्फ तभी खाओगे जब आपके साथ कोई रिलेटिव है या तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हो या तो फिर आप किसी के घर गए हो, अपने फ्रेंड के साथ बाहर गए हो। सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में ही आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे फालतू की चीजों को कंज्यूम करोगे, पैकेट्स जैसी चीजों को कंज्यूम करोगे। ओके, सो आप पूरे महीने में कितनी बार बाहर जाते हो? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब पक्का जितना हो सके उतना कम खा पाओगे। अगर पूरे महीने में आप सिर्फ 3 बार बाहर जाते हो तो मान लीजिए 4 बार अगर आप बाहर जाते हो तो फिर जब भी आपके सामने वो कुकीज आएगी, आपके फेवरेट बिस्किट्स आएंगे, फेवरेट वेफर्स आएगी, आइसक्रीम आएगा, शेक पियोगे, तो फिर क्या मुझे गारंटी दे सकते हो कि आप मिनिमम अमाउंट में उन चीज को कंज्यूम करोगे? अगर हाँ तो फिर आप खा सकते हो। एंड इससे मोस्ट प्रोबेबली आपको
कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपका आंसर दूसरा है, जो है कि आप अपने आप को प्रोबेबली कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो फिर मत खाना। एंड ट्रस्ट मी, ये जो बिल्कुल ही ना खाने की कैटेगरी है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इजी है। क्योंकि ओके, आपके सामने एक पैकेट फूड है, रिलेटिव के साथ हो, नहीं मैं नहीं खा सकता, क्यों? मैं नहीं खाता, क्यों? मेरी हेल्थ के लिए बुरा है, मुझे इन सारी चीज़ों को वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं, मुझे इनका टेस्ट नहीं पसंद, मुझे इनके साथ जो भी मुझे साइड इफेक्ट्स मिलते हैं मुझे नहीं पसंद, इसलिए मुझे नहीं खाना। रिलेटिव्स बोलेंगे ठीक है, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लड़का है, कोई बात नहीं, भले ना खाए, नहीं खाना मुझे। आपके फ्रेंड्स के साथ आप बाहर गए हो, आप शेक पी रहे हैं, वो लोग पीना है तो नहीं पीना मुझे, क्यों? बस मुझे नहीं पीना, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पीता ये सारी चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, मत पी। आपकी सिस्टर का बर्थडे है, आप लोग पिज्जा खाने के लिए गए हो एंड आप बस बैठे हो, आपके पापा पूछ रहे हैं बेटा थोड़ा सा तो खा ले, एक पीस खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। बेटा स्वाद अच्छा है, नहीं इसके अंदर बहुत फालतू की चीजें हैं, मुझे वो सारी चीजें कंज्यूम नहीं करनी, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे वैसे भी पिज्जा कुछ खास पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत खा, खत्म। कोई आपको ज्यादा फोर्स नहीं करने वाला। अगर आप ना बोलोगे 2 से 3 बार, कोई आपको चौथी बार आपको नहीं पूछेगा कि खा ले, ठूस अपने मुंह में। किसी को इतनी कोई परवाह नहीं है आपकी। आप कैलोरी डेफिसिट में हो, आपको कितनी भूख लगी है, आपका मूड किस तरह का है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ना बोलोगे एक इंसान को 3 बार कि मुझे ये चीज कंज्यूम नहीं करनी, वो आपको चौथी बार नहीं पूछेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं परफेक्ट इंसान हूं। मैंने 2024 के नवंबर मंथ के स्टार्टिंग से ये चीज नक्की की है कि मैं अब कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और बाहर की पैक्ड फूड कंज्यूम नहीं करने वाला। अगर आप भी ये डिसीजन अभी से बना रहे हो तो फिर ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो पूरे महीने में भी शायद 1 या 2 बार आएगा आपसे, लेकिन तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि प्रेम ने फाइनली वीडियो अपलोड कर दिया है एंड आप एंजॉय कर पाओगे मेरे वीडियोस को।